अब हानिया को मौत के घाट उतारने में मोसाद का बड़ा हाथ बताया जा रहा है और मोसाद ने अब तक कौन से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मोसाद इससे पहले ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, उसमें 1972 की वो तारीख आपके सामने रख रहे हैं जहां सबसे पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये ऑपरेशन रात ऑफ गॉड था, जहां 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला, सभी आतंकियों का खात्मा यहां पर हुआ था। इसके अलावा 1996 में आपको बता दें, याना अयाश हमास का मास्टर बॉम्ब निर्माता जिसको मौत के घाट उतारा गया था। साथ ही 2010 में महमूद अल मबोह, हमास का वो कमांडर जिसे एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद 2013 को खबर आई जब हसन अल लकीस, हिजबुल्लाह के कमांडर को भी मार गिराया गया और हमास का पूर्व ड्रोन चीफ मोहम्मद जौरी जो कि 2016 में एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत मारा गया। खबर 2020 में भी सामने आई थी मोहसिन फखरीजादे को लेकर, ईरान का ये जासूस वैज्ञानिक जिसे मारा गया, और साथ ही 2024 जब इस्माइल हानिया की हमास के चीफ को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, इस बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब मोसाद और ये जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए रविंदर सर इजराइल की जो बाकायदा यूनिट्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका ये जो पूरा नेटवर्क है, जाहिर सी बात है प्री प्लान था सब कुछ, और जिस तरीके से ईरान में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मेरा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए आज अगर इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए ईरान कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है इजराइल को भी अब चौतरफा घेरा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उसका चांस बिल्कुल बनता है। दो तीन चीज़ें हो रहे हैं। एक तो हानिया के मारे जाने से जो पीस सीज फायर की बात चल रही थी ना गाजा में, होस्टेज एक्सचेंज वगैरह, वो सारी मेरे विचार से फिलहाल के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हानिया ही हमास की तरफ से मेन इंटरलॉक्यूटर था। जो मैसेजेस आ रहे थे जा रहे थे, एक उसका एलिमिनेट हो जाना इटसेल्फ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देगा। सेकंड, हमास का क्या रिएक्शन है, तो वो जैसे कहूँ ना एक तरह की खटाई में पड़ जाएगी ये सीज फायर वाली डील, इट सीम्स अभी के लिए शायद। दूसरा, एक और बात है, ईरान में जो हुआ, याद है कुछ महीनों पहले इरानियन प्रेसिडेंट मारा गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, चाहे वो एक्सीडेंट था बट फिर भी अटकलें थी कि क्या ये इजराइल द्वारा किया गया है। तो आज वाली ये जो किलिंग है, इसके चलते वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस हेलीकॉप्टर का, उसमें भी डाउट बढ़ता है कि क्या वो ही इजराइल ने ही कराया था। नाउ थर्डली टू द पॉइंट कि ये इस्लामिक रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं सीरिया में और इराक में, अलग अलग नाम उनके, कोई ना कोई इस्लामिक जिहाद ABCD इत्यादि है, उन सबको बंच करके ये लोग कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सेस, जो कि सीरिया में कुछ ग्रुप्स हैं, काफ़ी इराक में ग्रुप्स हैं। और याद रखिए लेबनान का जो इलाका है वो लैंड से जुड़ा हुआ है, तो हूती के सोल्जर्स है जितना भी चाहे फाइटर्स फिजिकली तो आ नहीं सकते, तो केवल ये हो सकता है कि एक फनल बन जाएगी, जैसे ना अफगानिस्तान। चलो शैलेंद्र सर, क्या अब ऐसे में बंधकों तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती? भूल कैसे सकते हैं, इजराइल अभी तक बंधकों तक नहीं पहुंच पाया था। सॉरी शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे आखिरी सवाल है, क्विक रिएक्शन उस पर, बंधकों तक पहुंचना तो अब और बड़ी चुनौती हो गई। Oh yes, definitely. As far as बंधक is concerned, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और रहेगी। और इस तरह की वारदात होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें रोड ब्लॉक्स और स्पीड ब्रेकर्स ज़रूर आएंगे। अगर आप इजाज़त दें, मैं एक बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ कि ईरान ने बोला रेड लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड। आई थॉट, मुझे लगा 7 अक्टूबर को रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, 1200 लोग मारे गए, आपका एक आदमी मर गया तो रेड लाइन क्रॉस हो गई। मैं तो कहता हूँ आज नंबर है, आज नंबर है आपके नसरल्ला का। कहाँ है? बेरूट में घबरा रहे होंगे। कहाँ है सिनवर? गाजा में भागते फिर रहे होंगे। कहाँ है दाइफ? कहाँ है नखला? ये जो पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप देखेंगे कि इनका हेड चॉप नहीं होगा। गाजा में जो भी हो रहा है वो उनका पीठ पर वॉर हो रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। बड़े सवाल और बड़े नाम इस वक्त आपने ले लिया, यही वजह वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहती है। बड़े सवाल इस वक्त इस हालात को देखते हुए भी खड़े हो रहे हैं।